नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी से पहली इकाई और उसकी पहली कविता नदी की पुकार, इसका पाठ से आगे यानी पाठ से आगे और पाठ के आंगन में यह लेकर आई हूँ। और इसके अंदर हम आज इसमें जितनी भी आकृतियाँ हैं या फिर इसके अंदर जितने भी संजाल कृति या जितने स्वमत वगैरह है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम आज इसके देखेंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और डाल चुकी हूँ इस पर, तो इसलिए आप वो एक्सप्लेनेशन के लिए उसको देख सकते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए है ना। अब हम जब जैसे ही इस नदी की पुकार इस कविता की शुरुआत करते हैं तो हमको पहला ये क्वेश्चन दिखता है कि जल के आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता रखने हेतु आप क्या करते हैं। ठीक है, जब हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि नदी कितनी दुखी है, क्योंकि उसके अंदर सारी मलिनता और गंदगी मिली हुई है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें को खूब ज़्यादा तरीके से बड़ी भारी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम छोटे छोटे से अगर इस तरीके से पॉइंट बना लें और इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट बुक में अगर चिपका लेते हैं तो फिर आपके लिए वो पूरी तैयारी हो जाती है ना। उसके लिए फिर आपको नोटबुक बना के अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वृक्षारोपण करें, सबसे पहला उपाय तो ये है कि वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करने से मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। मिट्टी का कटाव रुकने से क्या होगा कि वो मिट्टी बारिश के दिनों में नदी के पानी में नहीं मिलेगी और पानी गंदा होने से बच जाएगा। दूसरा, उथली होने से बचाए। ग्रीष्मकाल में क्या होता है, नदियों का जल जो है वो सूख जाता है। अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो ज़्यादा जल होगा, ज़्यादा बारिश होगी और उसके कारण जो है नदी में साल भर पानी रहेगा, वो उथली नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि पानी गंदा होने से बचाए। अब पानी, नदी का पानी जो है वो गंदा कैसे हो सकता है, तो पहला तो गाँव के लोग क्या करते हैं, पशुओं को उसमें नहलाते हैं, तो वो काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, घरेलू गंदगी जो होती है, यानी हमारे यहाँ से जो गंदा पानी घरों का निकलता है वो जाकर सीधे नदियों में मिल जाता है, उसको रोकना चाहिए। उसके बाद में औद्योगिक कचरे से उसे बचाएं। यानी उद्योग में, फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, केमिकल युक्त धुआं जो है वो बाहर निकलता है और केमिकल युक्त पानी जो है वो भी बाहर निकलता है। तो वो पानी जाकर कहाँ मिलता है, नदियों में मिलता है। उससे वो पानी जो है नदी का वो अशुद्ध हो जाता है और इसीलिए हमको उससे भी बचाना चाहिए। और साथ में हमें उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, एक सफाई अभियान रखना चाहिए और उसमें महीने 2 महीने में एक बार जो है नदी के आसपास की सफाई करना चाहिए, जिससे कि नदी में जो है स्वच्छता पानी में बनी रहे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें और कौन से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो कि नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार कीजिए। अब यहाँ तो हमें भाषण तैयार करने के लिए कहा है, लेकिन हो सकता है कि स्वमत में आ जाए या निबंध में आ जाए। तो आप नदी के मन के भाव जो है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको समझाए हैं वो उसी में से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें आ जाते हैं पठनीय के अंदर हम पाठ के आंगन में इसमें आते हैं। तो पाठ के आंगन में क्या है, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं बताइए, है ना। नदी की स्वाभाविक विशेषताएं क्या है, तो मैंने इसको यहाँ पर आपको लिख कर दिया है कि नदी की स्वाभाविक विशेषताओं में सबसे पहला तो वह जीवनदायिनी है, हमें जीवन देती है। दूसरा, वो परोपकारी है, दूसरे के ऊपर दूसरों के लिए दूसरों का भला करती है, प्यास बुझाती है। तीसरा, वो मर्यादा में रहकर बहती है ना। उसके अलावा चौथा है, राह में मिलने वालों को अपना बनाती है ना। ये उसकी जो है विशेषता है। कैसी विशेषता है, स्वाभाविक विशेषता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कविता में भी इस तरफ मर्यादा से बहने वाली, उसके बाद में परहित जीवन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखते हैं कि किसी एक चरण का भावार्थ। किसी एक चरण का भावार्थ मतलब क्या, तो आपको किसी भी कोई भी 4 लाइनें दे दी जाएंगी और उसका अर्थ जो है वो आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो अर्थ तो आप लिख सकते हैं क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेनेशन में आपको बता ही दिया है, तो उसके लिए अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम आते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। अब आकृति पूर्ण करने में क्या होता है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहता है और उससे रिलेटेड जो है दूसरे पॉइंट जो है हमको लिखना रहते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि नदी नहीं रही तो नदी नहीं रही तो क्या, हम कुछ भी इसमें मन से नहीं लिख सकते हैं, जो कविता में दिया है वही हमें लिखना है। तो नदी नहीं रहेगी तो हमें सबसे पहला इसमें दिखता है कि सागर मुरझा जाएगा और दूसरा दिखता है नदी अपनी मंजिल नहीं पा सके, नाला अपनी मंजिल नहीं पा सकेगा। अब इसको आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, क्या होगा, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर मुरझा जाएगा और नाला कब किससे मिलने जाएगा, यानी नाले को अपनी मंजिल कैसे मिलेगी, ये यहाँ पर है। अब हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में क्या है, कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हमको इसमें बताए गए हैं। तो पहला तो
है नदी, है ना। नदी के ऊपर बात करें, नदी जो है नेचुरल रिसोर्सेस है। नदी जाकर कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। सागर क्या है? यानी समुद्र क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। फिर झरना, झरना क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। उसके बाद में हरियाली भी नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक संपदा हमारी है ना। ये हमको कविता में ही दिया हुआ है, जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, फिर हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चन में जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि नदी नहीं रही तो नदी नहीं रही तो क्या होगा? सबसे पहले सागर मुरझा जाएगा, नाला अपनी मंजिल नहीं पा सकेगा, ये तो हो ही गया। अब भाषा बिंदु पे हम आते हैं कि निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी सेम वही मीनिंग निकलता हो, बस शब्द अलग हो। जैसे नदी, नदी को सरिता भी कहा जाता है, नदी को नद भी कहा जाता है और नदी को सरित भी कहा जाता है। ये इसलिए इजी पड़ता है, नदी से एक मात्रा आप हटा देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी स्पेशली एक ये मात्रा को हटा देते तो ये एक इसका पर्यायवाची बन जाता है। सरिता, हमको अधिकतर लोगों को सरिता मालूम होता है, इसकी भी आखिरी की एक मात्रा अगर हटा देते तो यहाँ पर ये फिर से हमारा पर्यायवाची शब्द बन जाता है, तो ईजी हो जाता है लर्न करने के लिए। उसके बाद में आकाश, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नभ, अंबर, गगन, आसमान, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है पथ। तो पथ को क्या बोलते हैं? पथ यानी राह, डगर, रास्ता, मार्ग, ये भी आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद में हम आते हैं इस क्वेश्चन पर कि पार्ट से आगे, यानी पार्ट से आगे भी और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो ये बन सकता है। क्या बन सकता है? कि पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता हुआ रूप, इस पर अपने मत लिखिए। अब इस पर अपने मत, होली उत्सव, अब हमको होली का जो है त्यौहार, यहाँ पर होली के त्यौहार के बारे में ही हमको सोचकर लिखना है। तो क्या है? होली का त्यौहार जो है एक तो हमारे भारतीय त्योहारों के मुख्य त्योहारों में से एक है ना। ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? होली खेलते समय हम लोग क्या करते हैं? पानी की बर्बादी करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तीसरा पॉइंट बनेगा, अगर हमें पानी को बचाना है तो हमें सूखे रंगों से होली खेलना चाहिए, जिससे कि कम से कम पानी में हम होली खेल सके। चौथा क्या है? पानी को बचाए। पानी क्योंकि अमृत के समान होता है, पानी जीवनदायिनी है, जल है तो जीवन है। और आजकल जो है हर जगह पर हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक विपदाएं जो है वो बड़ी मात्रा में हमें देखना पड़ रही है। तो पानी अगर ज़मीन पर नहीं होगा, धरा पर नहीं होगा, तो हम आगे क्या करेंगे? इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। तो पानी को बचाने का सबसे मुख्य हम अगर सोच सकें, बच्चों को भी समझा सकें, तो होली खेलने में जो पानी हम बर्बाद करते हैं, सबसे पहले तो वहीं हम पानी को बचा सकते हैं। और पांचवा पॉइंट हम ले सकते हैं कि समय के साथ बदलना समय की मांग है। जैसे होली का त्यौहार सब कहें कि नहीं ये तो रंग लगा कर ही खेला जाता है, पानी से ही खेला जाता है, कीचड़ में ही खेला जाता है, तो अगर ये सारी बातों में पानी ज़्यादा लगता है बाद में साफ़ सफाई में, तो पानी की बर्बादी होती है। तो समय के साथ में हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए, और यही समय की मांग है कि आप समय के साथ में बदल जाओ, पानी को बचा लो, त्यौहार को मनाओ भी, खुश भी रहो, खुशियाँ भी मनाओ, खेलो भी, और उसके बाद में पानी को भी बचा लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। अब इस नदी की पुकार, इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी है कृतियाँ वगैरह वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए मित्रों, अगर आपको कुछ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। बाकी आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्ते।